हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया। हमने जो ट्रायंगल के सेंटर्स हैं वो इससे पहले कर लिए हैं भैया राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। उसके बाद हमने कर लिया आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर। और अब हम करने वाले हैं उन्हीं ट्रायंगल के सेंटर्स को इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। ठीक, आगे बढ़ने से पहले जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी जान लें। अगर आप कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे, कोई भी किसी भी साइज को बना लो, ऐसे छोटी सी बना लो, ऐसे बड़ी सी बना लो, ऐसे मीडियम से साइज की बना लो, इन सभी के अंदर आप क्या पाओगे कि चाहे आप ए की तरफ से देख लो, ए वाले पॉइंट की तरफ से, तो भी ट्रायंगल उसी तरीके की दिखेगी। बी की तरफ से देख लो तो भी उसी तरीके की दिखेगी। सर आप कहना क्या चाह रहे हो, उसी तरीके की दिखेगी। देखो, अगर मैंने ये ट्रायंगल बना दी तो अगर आप ए से देखते हो तो ये अलग तरीके की दिखेगी। ए से खड़े होके देखोगे तो ये वाला हिस्सा पास दिखेगा, ऐसे देखोगे तो एक राइट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पास दिखेगा और ये वाला हिस्सा दूर दिखेगा। अगर बी से देखोगे तो ये वाला हिस्सा दूर दिखेगा, ये पास दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी ट्रायंगल है, भैया सिमेट्रिकल नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमेट्रिकल होती है, यानी कि मैं यहां से देख लूं, मैं यहां से देख लूं, मैं यहां से देख लूं, एक जैसी दिखेगी। ठीक है, चाहे किसी भी साइज की इक्विलेटरल ट्रायंगल हो वो एक जैसी ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल इक्वल हैं। इस कारण ये एक रेगुलर फिगर है, एक सम आकृति है, एक समान, चारों तरफ से समान। चारों तरफ से नहीं बोल सकते, इसको तीन तरफ से बोल सकते हैं। चारों तरफ से समान होएगी एक स्क्वायर, है ना। तो ये तीनों तरफ से एक समान तरह की आकृति है। ठीक है, यहां से देखूंगा तो भी वही फीलिंग आएगी जो बी से देखने पर आएगी, यहां से देखूंगा तो वही फीलिंग आएगी जो, मतलब कि तीनों तरफ से देखने से सेम फीलिंग आएगी। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा सिमेट्रिकल वाले एंगल से देखते हैं। अगर मैं एंगल ए से एक लाइन खींच दूं जो इसके ऊपर एल्टीट्यूड हो, मैंने आपको बताया था, इससे पहले हमने पढ़ा है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी ये दोनों साइड इक्वल हैं, अगर आप इक्वल साइड के बीच में से अगर एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे तो ये जो एल्टीट्यूड है ये मीडियन भी होएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होएगी, एंगल बाइसेक्टर भी होएगी, यही लाइन सब कुछ होएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये खींची गई है दो इक्वल साइड के बीच में से, और दो इक्वल साइड के बीच में से अगर ये लाइन खींचते हैं, बिकॉज ये लाइन ऑफ सिमेट्री है आइसोस्केलस ट्रायंगल की। ठीक है सर, तो इस ट्रायंगल के अंदर भी क्या है, ये दोनों लाइनें इक्वल है। हाँ जी सर, क्या मैं इसको आइसोस्केलस बोल सकता हूँ? सर ये तो इक्विलेटरल है। अरे इसकी दोनों साइड इक्वल हैं, दो इक्वल साइड के बीच में से खींचता हूं तो ये रूल फॉलो होते हैं, तो क्या इसमें भी ऐसे बोल सकता हूं? हाँ जी सर, दो इक्वल साइड के बीच में से ही खींच रहा हूं तो ये लाइन सब कुछ होएगी। यही लाइन एल्टीट्यूड होएगी, यही लाइन मीडियन होएगी, यही लाइन एंगल बाइसेक्टर होएगी, यही लाइन सब कुछ होएगी। ठीक है जी। फिर मैं इधर बी के पास आया। जब मैं बी पर खड़ा था तो मैंने देखा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो अगर दो इक्वल साइड में से मैं लाइन खींचूंगा तो ये लाइन, अगर मैं परपेंडिकुलर खींच दूं तो परपेंडिकुलर तो मैंने खींच दिया तो ये एल्टीट्यूड तो बन गई, लेकिन ये मीडियन भी होएगी, एंगल बाइसेक्टर भी होएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, ये सब कुछ होएगी। फिर मैं सी पर गया तो फिर मैंने देखा ये वाली साइड भी इक्वल है और ये वाली साइड भी इक्वल है। तो फिर अगर मैं सी से लाइन खींच दूं तो ये वाली लाइन भी सब कुछ होएगी। अगर मैं इससे पास करा दूं तो ये एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर सब कुछ होएगी। तो जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है उसमें क्या मामला है, उसमें सिर्फ एक लाइन ऐसी है जो चारों लाइन का रोल प्ले कर रही है। क्यों? क्योंकि ये ए की तरफ से सिमेट्रिकल है, बी और सी की तरफ देखते हैं तो सेम फीलिंग नहीं आती है जैसी ए से आती है। यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस लाइन के दोनों तरफ वाली ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं बी से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूं तो उसके दोनों तरफ वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकती। सी से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसके दोनों तरफ वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकती। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मैंने ये वाली लाइन खींची,
अगर मैंने इसको मीडियन या एल्टीट्यूड बना दिया तो इसके दोनों तरफ वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर मैंने ये वाली लाइन खींची, सपोज मैंने एल्टीट्यूड खींच दी, तो इसके दोनों तरफ वाली ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव कर सकते हो आप इजीली। अगर मैंने ये लाइन एल्टीट्यूड बना दी तो इसके दोनों तरफ वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो तीनों वर्टेक्स से जो खींची गई लाइनें हैं, मतलब तीनों वर्टेक्स से एल्टीट्यूड, मीडियन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, जो भी 4 लाइनों की हम बात कर रहे हैं वो सारी की सारी सेम है। तो क्या हुआ फिर, ये पॉइंट क्या हो गया, ये लाइन मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, सब कुछ है, ये एल्टीट्यूड भी है, सेम इस लाइन के साथ है, सेम इस लाइन के साथ है। तो ये पॉइंट सेंट्रोइड भी हो गया, ये पॉइंट सब कुछ हो गया, इन सेंटर भी हो गया, सरकम सेंटर भी हो गया, ऑर्थो सेंटर भी हो गया, सब कुछ हो गया, हिंदी में भी सब कुछ हो गया। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर क्या है, ये वाली लाइन और तीसरी ये बता दी मैंने, ये बता दी, और ये रह गई, और ये, हाँ, और ये वाली लाइन। ये तीनों लाइन क्या है, ये तीनों लाइन सब कुछ है। यहां पर टेक्स्ट आएगा, मैं देख लेता हूं कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सब कुछ है ये। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट भी सब कुछ है, ये पॉइंट सेंट्रोइड भी है। हिंदी वाले भाई अपना हिंदी वाला रिवाइज करते रहे ना, ये हर एक छोटी छोटी बात को 2-2 बार नहीं बोलूंगा, जरूरी बातों को बोलूंगा। है, यही अपना ऑर्थो सेंटर है, यही पॉइंट अपना इन सेंटर है, और यही पॉइंट अपना सरकम सेंटर है। कभी भी लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनने दूंगा। जो नॉर्थ इंडिया का प्लेन है वहाँ के बच्चों के लिए उतनी हिंदी और इंग्लिश में बोलता हूँ। ठीक है, जो ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्थ ईस्ट से हैं और जो साउथ से हैं उनके लिए सॉरी भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरी आदत, मेरे हिंदी से ही नंबर्स निकल जाते हैं, टीचिंग क्वालिटी को इम्पैक्ट मैं नहीं पड़ने दे सकता, है ना। ठीक है, तो क्लियर है, ये पॉइंट सारे पॉइंट का रोल प्ले कर रहा है। तो हो क्या रहा था, जब अपने पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल थी, जो ये लाइन थी इसके ऊपर ही सारे पॉइंट थे, इसी के ऊपर अपना सेंट्रोइड था, इसी के ऊपर अपना ये सब, ये सारे पॉइंट इसी के ऊपर थे। ठीक है, ओ हो गया, आई हो गया, जी हो गया, एच हो गया, है, ऐसे लिख लेते हैं, इसी के ऊपर सारे पॉइंट थे। लेकिन जब मान लो ये दोनों साइडें बड़ी हैं, जब मैं इस साइड को बड़ा करूंगा ना तो ये पॉइंट ऐसे इकट्ठे आने लग जाएंगे, ऐसे एक दूसरे के पास। जब मैं इस साइड को ऐसे बड़ा कर दूंगा ना, धीरे धीरे बड़ा करने लगूंगा, और जब ये तीसरी साइड इन बाकी 2 साइड के पास हो जाएगी तो पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो चारों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और यहां से जो एल्टीट्यूड या मीडियन ड्रॉ हो रही है, यहां की एल्टीट्यूड और मीडियन, यहां से 4 चीजें निकल रही हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे, वो चारों चीजें भी एक बन जाएंगी, वो चारों चीजें भी एक बन जाएंगी। कितनी मजेदार है ज्योमेट्री, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो भाई सबसे पहला पॉइंट अपने पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ऑल दी वर्टिसेस। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हैं वो तीनों वर्टिसेस के अबाउट सिमेट्रिकल हैं, यानी कि तीनों वर्टिसेस से अगर हम देखेंगे तो एक ही तरह की फीलिंग आएगी। ठीक है भैया, ऑल दी सेंटर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कोइंसाइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के सारे सेंटर कोइंसाइड करते हैं, यानी कि एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, ये सारे कोइंसाइड करे हुए हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, यही जानना है। ठीक है भाई, इन बातों को अच्छे से समझ लो आप। ठीक है, ये लाइन चारों लाइनों का रोल प्ले कर रही है, ये लाइन चारों लाइन का रोल प्ले कर रही है, ये लाइन चारों लाइन का रोल प्ले कर रही है। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तीनों एल्टीट्यूड बराबर हैं, अब जो AD की, जो BE की और CF की लंबाई है वही बराबर होगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल रेगुलर फिगर हो गई ना भैया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल है, तो इनकी हाइट भी बराबर होगी। तो अगर मैं बोल दूं कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसको तीनों एल्टीट्यूड की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तीनों मीडियन की लंबाई बराबर है, कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल बाइसेक्टर की लंबाई बराबर है, कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसकी सिर्फ 2 एल्टीट्यूड इक्वल है, तीसरी एल्टीट्यूड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। सिर्फ 2 एल्टीट्यूड इक्वल है तो, और वो कौन सी एल्टीट्यूड होंगी,
जो इक्वल एंगल से बनाई गई होंगी। ये वाली एल्टीट्यूड या तो इनसे बड़ी होगी या छोटी। ऐसे पिचकी हुई ट्रायंगल हुई तो ये बड़ी हो गई, ऐसे किसी भारी बंदे ने ऊपर बैठ के ट्रायंगल को पिचका दिया है तो फिर ये वाली एल्टीट्यूड छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं फिर? चलो तो नेक्स्ट है भैया, जैसे मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया और बाहर मैंने एक सर्कल बना दिया। तो जो मैंने अंदर सर्कल बनाया है दिस इज इन सर्कल, अंतःवृत्त, और जो मैंने बाहर सर्कल बनाया है ये है सर्कम सर्कल। ठीक है जी। और अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया डी, तो ये जो ए डी है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सिमेट्रिकल फिगर है, ये ए डी है, ये एल्टीट्यूड, मीडियन, चारों लाइनों का रोल प्ले कर रही है। ठीक है मेरे भाई? जी हाँ। यहां पर अंदर वाले सर्कल का सेंटर है। ठीक है, यहां पर अंदर वाले सर्कल का सेंटर है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर, और ये क्या है, ये सेंट्रोइड भी है, ये हर एक है, अंदर वाले सर्कल का सेंटर भी यही है, बाहर वाले सर्कल का सेंटर भी यही है, और ये जो पॉइंट है ना, ये सेंट्रोइड भी है, ये और दो सेंटर भी, चारों पॉइंट का रोल प्ले कर रहा है। ये जो अपना पॉइंट है ये एच जी आई ओ सब कुछ है। क्लियर है भाई? एच को मैं और दो सेंटर को एच बोलता हूँ, और दो सेंटर यानी कि 90 डिग्री वाली, एच फॉर राइट, क्योंकि मैथमेटिकली ऐसे बोलते हैं तो मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरी आदत हो गई है। जी ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड, उसको जी से रिप्रेजेंट करता हूँ, इन सेंटर को आई से, और बाहर वाले सर्कल का सेंटर ओ है, उसको ओ से, ओ जैसे बाहर एक ओ बना दिया ऐसे मान के ओ से। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है, बट मैं जहां पर भी रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे करूंगा तो आपके लिए रिवीजन ईजी हो जाएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो ईजी हो जाएगा, तो मेरे सिंक में चलो, फायदे में रहोगे, है ना? ठीक है जी। तो यही पॉइंट चारों पॉइंट का रोल प्ले कर रहा है। ओके जी, अगर मैं इस पॉइंट को मैंने कुछ भी मान लिया है जी, एच मान लिया, अब इस पॉइंट को मैं मान लूँ कुछ भी एफ मान लूँ, तो अगर मैं ओ डी की लंबाई 1 मान लूँ तो एफ एच या जो भी है इसकी लंबाई कितनी होगी इस टुकड़े की? 1 होएगी। और एक और बात बताऊँ, ये तो सेंट्रोइड का काम भी कर रहा है। हाँ जी सर, अगर ये सेंट्रोइड का काम कर रहा है तो इस पॉइंट के नीचे जितनी लंबाई होगी इससे ऊपर डबल होएगी। हाँ जी सर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट होएगा, तो 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर अंदर वाले सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 1 और 1 2, क्योंकि बाहर वाले सर्कल का रेडियस ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर प्रकार रखूंगा और यहाँ पर, तभी तो ये बनेगा। यहाँ पर रख के और यहाँ पर रखूंगा तो अंदर वाला बन जाएगा। तो अंदर वाले का रेडियस ये है, बाहर वाले का रेडियस ये है, तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस डबल होता है अंदर वाले से। ठीक है, एक और बात, जो मीडियन है, एडी क्या है, मीडियन वगैरह सब कुछ है, मीडियन वगैरह सब कुछ है, तो जो मीडियन है अगर उसकी लंबाई का आप 1/3 कर दोगे तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस आ गया। भैया 3 हिस्से अगर लंबाई है मीडियन की, उसका 1/3 अंदर वाले सर्कल का है और 2/3 बाहर वाले सर्कल का रेडियस है। तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस छोटे आर से रिप्रेजेंट होता है, बाहर वाले का बड़े आर से। तो ये है भैया, ये है आर, और ये है मेरे भाई आर, छोटा आर। ठीक है, ये बड़ा आर है 2/3 इंटू मीडियन की लंबाई, और ये छोटा आर है 1/3 इंटू मीडियन की लंबाई। ये सब क्यों है ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, उस चीज की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? तो करें अब, देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, वैसे मैंने प्रूव कर ही दिया, ये मीडियन है ऐसे बोल के, है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ से मैंने एल्टीट्यूड खींची तो ये चारों लाइनें हैं, यहाँ से एल्टीट्यूड खींची, यहाँ से एल्टीट्यूड खींची, यही एल्टीट्यूड है, यही सब कुछ है, मीडियन वगैरह। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक सर्कल बनाऊंगा तो बिकॉज ये पॉइंट क्या है,
ये पॉइंट इन सेंटर है, अंतः केंद्र है, तो अंदर वाले सर्कल का भी सेंटर है, और यही पॉइंट सर्कम सेंटर है, तो बाहर वाले सर्कल का भी सेंटर है। क्यों? क्योंकि ये सर्कम सेंटर है, प्री केंद्र है। ठीक है, अब ये पॉइंट सेंट्रोइड भी है, तो सेंट्रोइड है तो इसके नीचे वाला हिस्सा अगर 1 यूनिट होएगा तो इसके ऊपर वाला हिस्सा 2 यूनिट होएगा, 2:1 रेशियो में बांटेगा। हाँ जी सर। तो पूरी मीडियन की जो लंबाई है उसका 1/3 ये है, उसका 2/3 ये है। हाँ जी सर। पूरी एल्टीट्यूड की जो लंबाई है, मीडियन भी क्या एल्टीट्यूड बोल लो चाहे, पूरी एल्टीट्यूड की जो लंबाई है उसका 1/3 ये है, उसका 2/3 ये है। हाँ जी सर। है? तो इसको मैं एल्टीट्यूड मानूंगा तो आपको प्रूव करने में ईजी रहेगा, आपको रिकॉल करने में भी इजी रहेगा, कभी भूल जाओ तो। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एल्टीट्यूड क्या होती है, उसकी हाइट क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू ए। अगर उसकी साइड ए है, साइड की लंबाई अगर ए है तो √3/2 इंटू साइड। ठीक है, तो फिर हाइट की ये वैल्यू होती है। तो छोटे वाला आर क्या हो जाएगा? छोटे वाला आर हो जाएगा 1/3 ऑफ √3/2 ए, और बड़े वाला आर हो जाएगा 2/3 ऑफ √3/2 ए। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखना जरा ध्यान से, √3 से कट जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा, तो a/2 √3, और ये आ जाएगा a/√3। तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। कौन रटवाएगा? मैं रटवाऊंगा। देखो, आपको ये कैसे याद रखने हैं, ट्रायंगल की साइड के रिलेशन में आपको याद रखने हैं। अगर ट्रायंगल की साइड गिवन है तो आप बता सकते हो कि बड़े वाले सर्कल का क्या रेडियस है और छोटे वाले सर्कल का क्या रेडियस है। तो हम याद करेंगे बड़े वाले सर्कल का रेडियस, तो छोटे वाले का तो उससे आधा होता है। हाँ जी सर। तो हम क्या याद करेंगे? देखो, आपको इतना तो फील हो रहा है कि ट्रायंगल की जो भी साइड होएगी उससे छोटा होएगा रेडियस, ट्रायंगल की साइड से छोटा होएगा रेडियस, फील हो रहा है? हाँ जी सर। तो अरे भैया, ट्रायंगल की साइड से तो उसकी हाइट ही छोटी होएगी, तो रेडियस तो और भी छोटा हो जाएगा। तो ट्रायंगल की साइड को अगर आप √3 से डिवाइड कर दोगे तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा। सिर्फ बाहर वाले का याद कर लो, अगर साइड को √3 से डिवाइड कर दिया तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो अगर रेडियस गिवन हो बड़े वाले सर्कल का तो उसको √3 से डिवाइड, उसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइड आ जाएगी, रेडियस को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइड आ जाएगी। ठीक है सर। अब बाहर वाले का रेडियस आपको पता है, वो है साइड डिवाइडेड बाई √3। अंदर वाले का रेडियस 2 से और डिवाइड कर दो, वो तो उससे आधा होता है, a/√3, नीचे एक 2 और लगा दो, a/2 √3। ठीक, क्लियर है भाई? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं मैं? द सर्कम सेंटर इन सेंटर और द सेंटर एंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 1। इसी ट्रायंगल के ये चारों पॉइंट एक ही हैं, तो कौन सी ट्रायंगल होगी? R1 एंड द सेम पॉइंट, द ट्रायंगल मस्ट बी इक्विलेटरल, और कोई ट्रायंगल वो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ ओनली 2 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, अगर कोई ट्रायंगल है उसकी सिर्फ 2 मीडियन इक्वल है, ओनली 2। ठीक है, तो वो सिर्फ कैसी होएगी? वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी, और वो मीडियन कौन सी होंगी? वो वाली मीडियन होंगी जो इक्वल एंगल्स से खींची गई हैं। इक्वल एंगल्स से खींची गई ये जो सीवियंस होती हैं, कोरस्पॉन्डिंग सीवियंस, वो बराबर होती हैं आइसोस्केलस में। सर वो इक्विलेटरल नहीं होगी क्या? अरे इक्विलेटरल में तीनों इक्वल होती हैं, आइसोस्केलस में दोनों इक्वल होती हैं। और अगर कोई भी मीडियन, तीनों मीडियन अलग अलग साइज की हैं, तो इसका मतलब तीनों साइड अलग अलग साइज की है। ठीक है, जैसा एंगल के साथ होता है, ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल तो 2 साइड इक्वल, 3 एंगल इक्वल तो 3 साइड इक्वल, कोई भी एंगल इक्वल नहीं है तो कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो 2 मीडियन इक्वल तो 2 साइड इक्वल, 3 मीडियन इक्वल तो 3 साइड इक्वल, कोई भी मीडियन इक्वल नहीं है तो कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, इफ ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, अगर सारी मीडियन इक्वल है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसलिए ऐसे करा रहा हूँ। तो सारी मीडियन इक्वल है तो भैया सारी साइड इक्वल है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3। तो इन रेडियस की लंबाई क्या है? 3। अब मेरे दिमाग में सीधा पता है
कि साइड को मैं √3 से डिवाइड करूंगा तो बड़े वाला रेडियस आ रहा है, और 2√3 से डिवाइड कर दूंगा तो छोटे वाला रेडियस आ रहा है। √3 से डिवाइड करने पर बड़ा आ रहा है, उससे आधा होता है छोटे वाला, तो 2√3 से डिवाइड कर दूंगा। तो साइड को 2√3 से डिवाइड करूंगा तो इन रेडियस आएगा, इन रेडियस को 2√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइड आएगी। ठीक है, अगर मेरे पास साइड है, इसको 2√3 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2√3 से डिवाइड किया, इन रेडियस आ जाएगा। इन रेडियस को 2√3 से गुणा किया तो साइड आ जाएगी। ऐसे ही जो साइड है उसको √3 से डिवाइड किया, आपके दिमाग में, ये मैं लैंग्वेज से समझा रहा हूं, तो ये आ जाएगा। अगर इसको मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया तो साइड आ जाएगी। ठीक, चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन। तो अब देखो, आपको ये भी गेम आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भैया जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिया था कि ये अपनी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसके अंदर का सर्कल है, ये इसके अंदर वाला रेडियस है। ठीक है, इसी के बराबर डिस्टेंस ये होगा और इसी के बराबर डिस्टेंस ये होगा, और ये तीनों मिलाकर इसकी एल्टीट्यूड, इसकी मीडियन सब कुछ बना लेंगे। तो अगर ये डिस्टेंस 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो उसने अगर हमसे ये पूछे कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी मीडियन कितनी है, तो इजीली बता देंगे कितनी है भाई। देन लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन 9 है। अगर वो मुझसे पूछ लेता है कि उस ट्रायंगल की साइड कितनी होगी, अंदर वाला रेडियस है, 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6√3। तो चीजें याद कैसी करनी होती है मैं आपको बता रहा हूं ना। ठीक है, जब हम चीजों के बीच में लिंक बनाते हैं ना तो वो याद होती हैं। जब मतलब सीधी बैंग ऑन नहीं रट लेनी होती सारी चीजें, एक आधी तो मजबूरी होती है रटनी, बट मैक्सिमम हम लिंक बनाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई कहानी, कोई लैंग्वेज, कोई अंडरस्टैंडिंग, ये बनाने की कोशिश करते हैं हम। तभी तो इतना सारा मटेरियल याद कर पाएंगे, उसे रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। If triangle ABC is an equilateral triangle, okay, and D is a point on BC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है भैया, और BC के ऊपर एक पॉइंट है, सच दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, तो ये एल्टीट्यूड बताई उसने, लंब बताया, तो लेकिन ये एल्टीट्यूड है तो ये मीडियन भी होगी। क्यों सर? बिकॉज भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होएगी, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होएगी, सब कुछ होएगी। ठीक है जी। देन AB इज टू BD, तो एल्टीट्यूड है तो मीडियन भी होएगी, तो यानी कि इस साइड को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। और हमें इतना पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर पूरी साइड की लंबाई 2 यूनिट है, इसकी 1 यूनिट, इसकी 1 यूनिट, और अगर इस साइड की लंबाई 2 यूनिट है तो इस साइड की लंबाई भी 2 यूनिट होगी। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये बोल रहा है AB इज टू BD, AB इज टू BD का रेशियो 2:1। ठीक है, ठीक है भाई। और अगर किसी बच्चे को ये परेशानी हो कि ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि अगर मैं इस चैप्टर में सिर्फ 5 क्वेश्चन करवा दूं, इस एक कंसेप्ट पे सिर्फ 4 क्वेश्चन करवा दूं और मैं आगे बढ़ जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं उस 4 की जगह मैं क्या करवा दे रहा हूं, मैं 10 करवा दे रहा हूं, 6 ईजी भी डाल दे रहा हूं, ताकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और आप थोड़े से ज़्यादा मैच्योर हो जाएं। भले ही ईजी हों लेकिन ज़्यादा सिचुएशन में से गुजरें, उसी चीज़ को बार बार कर लें। ठीक है, तो हम अपना टाइम और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करके सीख रहे हैं चीज़ें। ठीक है, तो कभी भी जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना अपने मन के अंदर। तो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत लगा के पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है भाई, तो ये मैं चीज़ें बार बार क्यों बताता रहता हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बने कि आप मोस्ट एफिशिएंट तरीके से चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार बात बन जाएगी, और बात बनने में फिर आसानी होती है। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है भैया, D डिवाइड्स BC इन रेशियो 1:2। ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, D जो है वो BC को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो BC 1:2, तो ये वाला हिस्सा अगर 1 होगा तो ये वाला हिस्सा 2 होगा, तो पूरी ट्रायंगल की साइड कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है जी।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7ab²। तो 7ab² की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, किसके टर्म में? डी सी ए डी देख लेते हैं भैया। तो ये है ए, ये है डी। ठीक है, क्या करेंगे बताओ? हिंट दे देता हूँ, ऐसे इक्वेशन आइसोस्केलस ट्रायंगल में किए थे। आइसोस्केलस ट्रायंगल में हमने एक चीज़ का फ़ायदा उठाया था कि जो मीडियन है वही एल्टीट्यूड होती है। उसका फ़ायदा उठाया था हमने, एल्टीट्यूड खींच दी, वो मीडियन का भी काम कर रही थी, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया था। तो क्या आप ऐसा कर पाओगे यहाँ पर? यहाँ से मैंने एल्टीट्यूड खींच दी, यहाँ पर मैं एक और चीज़ का फ़ायदा उठा लूँगा, क्या कि इस साइड की जो लंबाई है वही बाकी साइड की लंबाई है। ये हम उसमें आइसोस्केलस में नहीं उठा पाए थे, यहाँ पर वो भी देख लेंगे, उठाने की ज़रूरत पड़ी तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ई, और ये मैंने एल्टीट्यूड खींच दी। एल्टीट्यूड है तो ये वो भी होएगी, क्या बोलते हैं उसको? मीडियन, यानी कि बी ई इक्वल टू ई सी। तो पूरी साइड की लंबाई 3 है, तो ये क्या हो गया? 3/2। तो भैया फ्रैक्शन में आ गए? हाँ जी सर। तो इसको 3 मत मानो, इसको मान लो 6। ये हो जाएगा जी 2 यूनिट, ये हो जाएगा मेरे भाई ये पूरा 4 यूनिट। समझ में आ गई बात? ताकि हम फ्रैक्शन में ना आए, कई बार ऐसे करना पड़ेगा आपको। 4 और 2 6 यूनिट। अब देखो, अब ई मिड पॉइंट है, तो ई से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना होगा सर? 6 का आधा 3। हाँ जी, तो देखा फ्रैक्शन से बच गए ना, 6 का आधा 3। ये पूरा 4 है, तो 4 में से 3 गए, ये वाला डिस्टेंस हो गया सर 1। हाँ जी, तो अब देख लो, आपको सब कुछ पता है, आपको ए ई की लंबाई भी पता है। कैसे सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, उसकी लंबाई भी आप निकाल सकते हो। और वो हमसे किस चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहा है 7ab² की वैल्यू। या फिर हम ये करें, हम ऑप्शंस में पुट करके ही देख लेते हैं। देखो, हम राइट एंगल ट्रायंगल बना के पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, बट उससे ईजी रहेगा। मैंने एक सिमिलर सिचुएशन क्रिएट कर ली ना, तो देख लेता हूँ कौन से वाला ट्रू है। तो अगर ये 6 है तो ये ए बी की लंबाई भी 6 ही होएगी। हाँ जी सर। तो 7ab² क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ? तो ये हो जाएगा अपना 7 × 36। अब मैं ये देख लेता हूँ ये किसके बराबर है। ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन किसके बराबर हो जाएगा? 9 × DC²। तो DC की लंबाई क्या है? D से लेकर C तक 4, 4 का स्क्वायर 16। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं, ये तो नहीं कर रहा भैया। 16 नहीं में 144, वो 144 नहीं, यूनिट डिजिट ही मैच नहीं हो रहा। B 8 × DC²। तो DC² तो 16 है, ये भी नहीं हो रहा। 8 × 48, 8 यूनिट डिजिट आ रहा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। कितना आना चाहिए? 7 × 42, 4 7 21 और 4 25, 252 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी चेक कर रहा हूँ, 7 × AD²। AD² की वैल्यू क्या होगी? उसके लिए हमें AE की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल ADE है। हाँ जी सर। AE क्या है? AE ट्रायंगल की हाइट है, जो कि होती है √3/2 इंटू साइड। ये है 3√3। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AD² की वैल्यू आ जाएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है 27 प्लस 1 28 आ जाएगी इसके स्क्वायर की वैल्यू। तो 7 × 28, 7 8 56, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। इसका मतलब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही होएगा, बाकी सारे कट गए। ठीक है, तो भाई एक और क्वेश्चन कर दो ऐसे ही। लेट ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी। इफ द साइड BC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D, तो BC को प्रोड्यूस करने के लिए जगह नहीं है। इफ द साइड BC is produced to point D so that BC is डबल ऑफ CD, BC जो है वो CD का डबल है, तो CD को मैं BC से आधा रखने की कोशिश करूंगा। ठीक, हाँ जी, खींच दी हमने। तो अगर ये 2 है तो ये 1 है। देन AD² इक्वल टू, AD² की लंबाई क्या होगी? ठीक है जी, इसके बराबर होगी CD² के कंपैरिजन में बता रखी, तो CD की वैल्यू के साथ मैं कंपेयर कर लूंगा। बताओ क्या करें? वही काम करना है भाई, वही काम करना है। ये तीनों साइड्स इक्वल है, यहां से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दी,
तो ये जो एल्टीट्यूड है मिड पॉइंट भी होगी। हाँ जी सर, अगर ये मिड पॉइंट हुई यानी कि ये वाला और ये वाला हिस्सा बराबर है। हाँ जी सर, ये अगर 1 है तो ये भी 1 है। और उसने क्या बताया था, जो सी डी है वो बी सी की हाफ है, तो बी सी अगर 2 है तो ये 1 होएगा। हाँ जी सर, अब कुछ कर सकते हो। ए डी स्क्वायर की वैल्यू, तो कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल से निकाले हम ए डी स्क्वायर की वैल्यू? इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा भैया ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए ई की वैल्यू क्या होगी, ए ई की, ए ई है इसकी हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू, ये पेन ठीक ठाक दिख रहा है क्या? उतना मज़ेदार नहीं दिख रहा है ना, नो मजा कमिंग, तो नॉट यूजिंग दिस पेन, हाइलाइटर तक ही ठीक है ये। ठीक है भैया, तो इस ट्रायंगल के अंदर ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इस हाइट की वैल्यू हो जाएगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है √3/2 इंटू साइड, तो साइड की वैल्यू है भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, ये है, ये पूरी 2 यूनिट है, ये पूरी नहीं है, ये तो हमने एक्सटेंड की है, ये 2 है, तो इट इज इक्वल टू √3। ए डी स्क्वायर की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 और 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 3, तो 7, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, इसकी वैल्यू 7 आ गई है। ओके जी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 इंटू सी डी स्क्वायर, तो इसको चेक करते हैं, 3 इंटू सी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सी डी 1 का स्क्वायर 1, ये तो गलत हो गया, 4 इंटू सी डी स्क्वायर, तो अब तो आपको दिख ही रहा है सी डी स्क्वायर 1 है, तो 7 इंटू 1, चेक करने की जरूरत भी नहीं है सारे ऑप्शन। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ भाई, मैं बोल रहा हूं आप कर लोगे, आपको पिछले 2 क्वेश्चन समझ में आए, हो ही नहीं सकता कि आप ना करो, पक्का करोगे आप, अगर स्टार्टिंग में स्ट्राइक ना हो तो टाइम दो थोड़ा। ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, D is a point on BC such that BD is to BC is 1:3। BC के ऊपर एक पॉइंट है D, ताकि BD is to BC, अच्छा BD और पूरी BC 1:3 है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया, अगर ये 1 है तो ये पूरी 3 यूनिट है, अगर ये पूरी 3 यूनिट है तो 3 - 1 ये DC, ये 2 यूनिट हो जाएगी। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से एक, उसने क्या बोला है कि इफ़ ए डी इज़ 5√7, इस ए डी की वैल्यू बता दी उसने 5√7, ठीक है जी, देन दी साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की साइड की वैल्यू हमने बतानी है, तो एक बार 5√7 को भूल जाओ, क्या आप ए डी की वैल्यू निकाल सकते हो, जिस हिसाब की ये कंडीशन है इन वैल्यूज़ को लेकर, ये क्या है, ये सिर्फ रेशियोज हैं, अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है। देखो भाई, अब तक 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप खुद करें, ठीक है, बहुत हो गया आप मेरी बर्दाश्त से बाहर, अब खुद नहीं करोगे, पता नहीं है फिर मैं क्या करूँगा, मेरे को खुद नहीं पता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये मीडियन भी होगी, हाँ जी सर, तो पूरी साइड 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3/2, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये फ्रैक्शन में आए, तो ये मैंने 6 कर दिया, सब हर एक चीज़ मैंने डबल कर दी, ये मैंने 2 कर दी, तो अगर पूरा 6 है तो ई से लेकर यहाँ तक 3 हो जाएगा, हाँ जी सर, ये पूरा 4 है तो 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, हाँ जी सर, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी जी √3/2 इंटू साइड होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, साइड है जी 6, तो ये हो जाएगी 3√3, हाँ जी सर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई ट्रायंगल ए डी ई के अंदर, तो फिर यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए डी इज इक्वल टू √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है भाई 27, इसका स्क्वायर है 1, √28, यानी कि 4 × 7 = 28, 4 बार आएगा तो 2 बन जाएगा 2√7। अब जो हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग 2√7 है उसकी वैल्यू है 5√7, वो पूछ रहा है 6 की वैल्यू क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की वैल्यू क्या होगी, वो पूछ सकता था EC की लंबाई क्या होगी बता देते, DE की लंबाई क्या होगी बता देते, BD की लंबाई क्या होगी बता देते कि 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अगर इतने यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5√7/2√7,
तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी गुणा में 6। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट HW, इसका उत्तर बता देता हूं, ये आप डेफिनेटली कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। हिंट दूं? उसने छोटे और बड़े सर्कल का रेडियस बता दिया। हाँ जी सर, जो बड़े वाला, अगर छोटे वाला सर्कल गायब होता, अगर इस डायग्राम में छोटे वाला सर्कल ना होता, सिर्फ बड़े वाला सर्कल होता, तो बड़े वाले सर्कल को आप किस नज़र से देखते कि वो इस ट्रायंगल का कौन सा सर्कल है? इन सर्कल है या सरकम सर्कल है? इन सर्कल है। ये बड़े वाला सर्कल एक्चुअल में इस ट्रायंगल का इन सर्कल है, अंतःवृत्त है ना। और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है, बाहर वाले सर्कल की हमें जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल क्या होता है? जो ट्रायंगल के अंदर बड़े से बड़ा सर्कल हो, इन सर्कल है। और इन सर्कल का रेडियस भाई ने दे दिया है कि इस वाले सर्कल का रेडियस है जी 12। वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर मेरे पास साइड होती तो उसको मैं 2√3 से डिवाइड करता। छोटे वाले का निकाल रहा हूँ ना, तो 2√3 से डिवाइड करूंगा। बड़े वाले का निकालता, बाहर वाले का, तो सिर्फ √3 से डिवाइड करता। तो साइड को 2√3 से डिवाइड करता तो 12 आता। मैं 12 को 2√3 से गुणा कर दूंगा, तो 12 इंटू 2√3 दैट इज इक्वल टू साइड। 12 दूनी 24√3। ऐसे देख के आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन में हिंट दे देता हूं, जो आपको हिंट चाहिए। मेंसुरेशन 3D में करेंगे हम। अगर क्यूब की साइड ए है ना, तो उसका ये जो डायगोनल होएगा ना BF, ये या फिर BF को छोड़ो, अच्छे से बन नहीं रहा, CE बोल लेते हैं, CE। आप जिस कमरे में बैठे हो ना, उसका एक कोना देखो और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट दूसरा कोना देखो। गोल कमरे में तो नहीं बैठा ना कोई, है ना भैया? एक डिब्बे जैसे कोने में, जूते के डिब्बे जैसे कोने में बैठे हो, तो उसका एक कोना देखो और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, फर्श पर मत देखना, एक कोना फर्श पर देखो, उसके ऑपोजिट फर्श पर एक कोना देखो, फिर उससे ऊपर छत वाला देखो, एग्जैक्टली ऑपोजिट, उसे बोलते हैं डायगोनल। तो अगर क्यूब की साइड ए है, हम मेंसुरेशन 3D में करेंगे, तो इसके डायगोनल की लंबाई है भैया √3 है। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हो, अब कोई और इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो बोल रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल्स DF AG एंड CE ऑफ द क्यूब, और इसके सभी डायगोनल्स की लंबाई इक्वल होगी, बिकॉज ये क्यूब है, एक सिमेट्रिकल 3D फिगर है, तो उनकी लंबाई हो जाएगी √3a। ठीक है, अगर इन 3 डायगोनल से, जिनकी लंबाई ये √3 है, इनसे अगर हमने, तो ये इनसे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाई। ये एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर हैं, तो कैसी ट्रायंगल बनेगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। एक ऐसी ट्रायंगल बनेगी, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जिसकी हर एक साइड √3a के बराबर होगी। अगर क्यूब की साइड a है तो √3a के बराबर होगी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं देन द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। तो एक ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल के बाहर बाहर है, उसका रेडियस बताओ, यानी कि कैपिटल R, वो क्या होता है? साइड डिवाइडेड बाई √3, यानी कि a। तो यानी कि उस बाहर वाले सर्कल का रेडियस a होगा, यानी कि इस क्यूब की साइड के बराबर होगा। इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, जी हाँ। √3 टाइम्स द साइड ऑफ द क्यूब, जी नहीं। 1/√3, जी नहीं। इम्पॉसिबल टू फाइंड, जी नहीं। ऑप्शन ए। अच्छा, मेरे को लगा कितने ट्रू हैं पूछ रहा है, तो यही है ऑप्शन है, इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। ये भी आप कोशिश करना कि यार आप खुद निकाल लो, आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा टाइम दोगे तो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देके कोशिश करना, खुद निकाल लो। मैं एक एक करके हिंट दूंगा, तो उन हिंट्स का यूज कर लेना। इन्होंने बोला है इन द गिवन फिगर ए सर्कल टचेस द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9। ठीक है जी। एंगल RSP
आर एस पी ये वाला एंगल और एस आर क्यू ये वाला एंगल, दोनों एंगल उसने 60-60 के बताए। ठीक है जी। और ये वाला एंगल वो बता रहा है 120 डिग्री का, ये वाला एंगल वो बता रहा है 120 डिग्री का। एक तो यहां से आपको ये क्लियर होता है कि अगर इन दोनों एंगल का सम 180 हो तो यानी कि ये पैरेलल है। एक तो ये क्लियर हो गया कि पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर, है ना। ओके जी। नेक्स्ट, ये दोनों एंगल 60-60 के हैं। अगर मैं एक काम करूं तो अगर मैं एस पी को बढ़ा दूं और आर क्यू को बढ़ा दूं तो ये किसी न किसी पॉइंट पर मिलेंगी, क्योंकि ऐसे हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो कैसी ट्रायंगल बनेगी, कैसी ट्रायंगल बनेगी? ये दो एंगल 60-60 के हैं, तीसरा एंगल कितने का होगा? अच्छा, और उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है अंदर, ठीक है, और ये बेस के पैरेलल है। अभी भी नहीं कर पाए तो और देख लो। अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल फंसा हो, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा, उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा। मैं बता चुका हूं पहले। हाँ जी सर, उसका भी कुछ यूज कर पा रहे हो कि नहीं? चलो अब तो मुझे ही बताना पड़ेगा। देखो, तो भैया उसने बताया कि इसका रेडियस 9 है, तो एक तो सबसे पहले इसकी साइड को एक्सटेंड कर लेते हैं। हैं, इसकी साइड्स को हमने एक्सटेंड कर दिया एंड लेट दिस पॉइंट बी ए। पूरी बड़ी ट्रायंगल ए एस आर में ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी होएगा भाई साहब 60 डिग्री, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। हाँ जी सर, इतना क्लियर है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमने एक सर्कल बना दिया बड़े से बड़ा, तो ये इन सर्कल है सर, अंतःवृत्त है। तो यानी कि अगर इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 9 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी 9 होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी 9 होगी। ये अंडरस्टैंडिंग हम बार बार अप्रूव नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ये अंडरस्टैंडिंग होएगी तो कई क्वेश्चन में मदद मिल जाएगी। ठीक है सर, अब ध्यान से देखो एक बात। पूरी मीडियन की लंबाई कितनी हो जाएगी? पूरी मीडियन की लंबाई हो जाएगी जी 27। ठीक है, वैसे हमें क्या बताना है? हमें बताना है पेरीमीटर, यानी कि ये सब बताना है। हाँ जी, हाँ, तो फिर तो पूरी मीडियन की लंबाई चाहिए। तो फिर भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मेरे पास ये मीडियन है ना, और ये एल्टीट्यूड भी है, ये सब कुछ है। मेरे पास इस ट्रायंगल की हाइट है जो कि है 27। हाइट है तो मैं ट्रायंगल की साइड निकाल सकता हूँ। हाँ जी सर, और एक और बात, बेस के पैरेलल एक लाइन है तो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगी, तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, तो मैं सारी साइड निकाल सकता हूँ। चलो भाई अब मैं बताता हूँ। तो इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है? 9 9 9, तो इसकी हाइट हो जाएगी भैया 27। तो इस ट्रायंगल की साइड कितनी हो जाएगी? साइड हो जाएगी भैया हाइट इज इक्वल टू √3/2a। तो a की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 उधर ऊपर जाएगा, ठीक है। √3 से इसको काटोगे तो 3 नी में 27, 9 √3, तो 2 नी में 18 √3। तो ये साइड हो जाएगी 18 √3, ये साइड हो जाएगी 18 √3 और ये साइड हो जाएगी 18 √3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हो गई 18 √3। या फिर आप एक और काम कर सकते थे, इतना भी कॉम्प्लेक्स क्यों करना है। अपने पास इन रेडियस है 9, तो साइड क्या आ जाएगी? a। 9 × 2 √3, 18 √3। क्लियर है? अब देखो, ये वाली लाइन जो है ये बेस के पैरेलल है, जी हाँ। तो छोटी ट्रायंगल के हिस्से में क्या आ रहा है? 9, और बड़ी ट्रायंगल के हिस्से में क्या आ रहा है? पूरी बड़ी ट्रायंगल के हिस्से में 9 9 9, 27। छोटी ट्रायंगल की हाइट 9 है, पूरी बड़ी ट्रायंगल की हाइट है 27। तो स्मॉल ट्रायंगल बटे में बिग ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है 1:3। अगर बड़ी ट्रायंगल की साइड 18 है तो छोटी ट्रायंगल की साइड की लंबाई क्या होगी? बड़ी के कंपैरिजन में 1/3। तो ये अगर 18 है तो ये अपने पास हो जाएगी 6 √3, 6 √3। ठीक है। अगर छोटी वाली की साइड 1 है, ये 1, तो पूरी बड़ी वाली की साइड कितनी हो जाएगी? पूरी बड़ी वाली की साइड हो जाएगी 3। तो अगर छोटे वाले की साइड 1 है तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। तो छोटे वाले की साइड कितनी है? 6 √3, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 12 √3। ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? सिमिलरली 12 √3। मैं सिमिलरिटी यूज कर रहा हूं।
तो आपको इस फिगर की चारों भुजाओं की लंबाई पता लग गई। इन सबको जोड़ दो 18। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखना, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम है। 18 और 6 24√3, 12 और 12 24√3। क्योंकि आगे हम एक फिगर करने वाले हैं कि कोई भी फिगर ऐसी हो जो सर्कल के, जिसकी चारों भुजाएं सर्कल को टच कर रही हो, उसकी ऑपोजिट साइड्स की लंबाई का सम, ऑपोजिट साइड्स का जो जोड़ा बन रहा है उनका सम बराबर होता है। इन दोनों का सम इक्वल टू इन दोनों का सम। वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते थे, बट मैंने आपको वो बताया नहीं है तो इसलिए नहीं यूज किया। ठीक है, 18 और 6 24√3, 12 और 12 24√3, 24√3 प्लस 24√3 48√3। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं, अगला कंसेप्ट करते हैं भाई अपना। तो दुनिया की कोई भी ट्रायंगल है, कैसी भी हो, अब मैं आइसोस्केलस, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्रायंगल, इनके बारे में बात नहीं कर रहा, कोई सी भी ट्रायंगल हो। अगला कंसेप्ट आ गया है, कोई भी ट्रायंगल हो उसके अंदर एक सर्कल खींचा जा सकता है। दुनिया की कोई भी ट्रायंगल हो, उस सर्कल का सेंटर होएगा इन सेंटर, अंतः केंद्र। और दुनिया की कोई भी ट्रायंगल हो, उसके इन तीनों वर्टिसेस के थ्रू गुजरता हुआ एक सर्कल खींचा जा सकता है। उसका सेंटर हो जाएगा कोई भी पॉइंट होएगा अंदर, जिसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। ये सेम पॉइंट तभी होता है जब ये दोनों वो हों, इक्विलेटरल, जब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो। अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होएगी तो अंदर वाला सर्कल का सेंटर और बाहर वाले सर्कल का सेंटर अलग अलग होएगा। ये तो समझ गए ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही मर्ज कर जाते हैं वो। अगर वो मर्ज कर गए यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है तो भैया वो अलग अलग है। ठीक है जी, तो यहां पर हम, अगला हमारा जो कंसेप्ट है वो, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल खींचा जा सकता है तो उस सर्कल का एक रेडियस होएगा, जिसको हम बोलेंगे इन रेडियस। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो हमें रिलेशन देता है उस ट्रायंगल के एरिया के बारे में और उसके अंदर जो सर्कल खींचा गया है उसके रेडियस के बारे में। ट्रायंगल का एरिया और उसके अंदर जो सर्कल खींचा गया है उसका रेडियस, इनके बीच में एक रिलेशन है, इनका एक फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे ही दुनिया की कोई भी ट्रायंगल ले लो, उस ट्रायंगल का एरिया और उसके बाहर जो सर्कल है उसका रेडियस, इनके बीच में भी एक रिलेशन है, ट्रायंगल का एरिया और इस रेडियस के बीच में। ठीक है, एक्चुअल में रिलेशन पता है किन किन के बीच में? एक्चुअल में रिलेशन है भैया, ट्रायंगल की सारी साइड्स, ट्रायंगल का एरिया और इन रेडियस। ट्रायंगल की सारी साइड शामिल होंगी उसमें, उसका इन रेडियस यानी कि उसके अंदर बने सर्कल का रेडियस और ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसकी ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। और ये रिलेशन है ट्रायंगल की सारी साइड्स, ट्रायंगल का एरिया और उसके सर्कम रेडियस के बारे में। तो जिस भी एरिया का मैं जिक्र करूंगा वो किसका एरिया होगा? ट्रायंगल का। तो ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनके बीच में इन तीनों की रिलेशन है, इन तीनों की रिलेशन के बारे में फॉर्मूलाज हैं, तो वो करने वाले हैं। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इनको यूज भी किया जाता है कंडीशन क्रिएट करके। ठीक है, क्लियर है भाई? करवाऊं फिर मैं आपको? चलिए, तो मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC। एंगल ए के सामने वाली साइड की लंबाई को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A से, बी के सामने वाली साइड हो गई जी B, और सी के सामने वाली साइड हो गई मेरे भाई C। ठीक है, अगर इस सर्कल का रेडियस स्मॉल r है, ये इन रेडियस हो गया, तो इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू R इंटू S, और S की वैल्यू यहां पर है A प्लस B प्लस C बाई 2। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल में फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू R इंटू A प्लस B प्लस C बाई 2। तो ये एक्चुअल में रिलेशन पता है किसके बीच में है? सम ऑफ साइड्स, मैं साइड्स बोल गया, सम ऑफ साइड्स इन रेडियस और एरिया, इनके बीच में रिलेशन है। ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम गुणा में उसका रेडियस इज इक्वल टू एरिया। यह है सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, यानी कि पेरीमीटर का आधा। पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं, है ना? ठीक है भाई, याद रखोगे एरिया इज इक्वल टू R इंटू एस, ए इज इक्वल टू R इंटू एस, ये रटना है आपने। मैं प्रूव तो कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, बट एरिया इज इक्वल टू R इंटू एस ये रटना है आपने। ठीक है, चलो मैं प्रूव करता हूं भाई।
प्रूव अगले पेज पर करूं या इसी पर कर दूं? चलो इसी पर कर देते हैं, ये अच्छा दिख रहा है यार, अगले पर करते हैं। सुंदर सा दिख रहा है, बाद में आपको मजेदार तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो ये इसके अंदर वाले सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ से अगर मैं ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सेंटर से इस टेंजेंट जहां पर इसको टच कर रहा है उसको मिला दूंगा तो परपेंडिकुलर होएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। ये भी परपेंडिकुलर होएगा। हाँ जी सर। ये भी परपेंडिकुलर होएगा। हाँ जी सर। ठीक है। तो अब अगर मैं ये करूं, इसको ऐसे मिला दूं, इसको हम मान लेते हैं इस पॉइंट को आई, इन सेंटर है ना, इसको मिला दूं और मैं इसको मिला दूं, और ये पॉइंट है अपना आई। तो एरिया ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बी आई सी वाली ले ली, फिर सी आई ए वाली ले लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई ए। ये तीन टुकड़े ले लिए मैंने। कौन से तीन टुकड़े ले लिए? एक तो ये वाला टुकड़ा ले लिया मैंने, ये एक ये वाला टुकड़ा ले लिया मैंने, एक ये वाला टुकड़ा ले लिया मैंने। ठीक है। तो अब मेरे भाई ये वाली लाइन की लंबाई क्या होगी? इस वाली ये तो पंगा पड़ जाएगा, इसको कैसे इरेज करेंगे? सारा इरेज हो गया है तो। ये जो है ये क्या है? ये यहां से यहां तक ये है जी आर। ठीक है। तो ट्रायंगल बीआईसी में क्या होगा? ट्रायंगल बीआईसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीआईसी हाफ इंटू ये बेस क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा एंगल ए के सामने वाली साइड ए। ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट क्या हो जाएगी? आर। सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर हाफ इंटू बेस सी आई ए, तो सी आई ए के अंदर ये बेस की लंबाई हो जाएगी एंगल बी के सामने वाली साइड बी मान ली मैंने। ये लो, हाफ इंटू बेस इंटू इसकी हाइट क्या है? आई, ओ सॉरी आर। ठीक है। ऐसे इस ट्रायंगल के अंदर हाफ इंटू बेस इसके अंदर, तो भैया एंगल सी के सामने वाली साइड मैंने मान ली है सी लंबाई की है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसकी हो जाएगी ये आर, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है सर। तो इन सब के अंदर हाफ कॉमन है, आप बोलोगे जी हाँ सर। इन सब के अंदर आर कॉमन है, जी हाँ सर आर कॉमन है। यहां से बचेगा ए, फिर आगे बचेगा बी, आगे बचेगा सी। इसको मैं लिख सकता हूं आर इंटू में ए प्लस बी प्लस सी बटे में दो, यानी कि आर इंटू में सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है हमेशा, आपको ये प्रूव करने की एबिलिटी होनी चाहिए थी, इसलिए मैं प्रूफ दिखा रहा हूं। ठीक, ओके। तो ये याद रखोगे हमेशा, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। कब? स्मॉल आर इंटू एस। कैपिटल आर वाली रिलेशन मैं बताऊंगा आपको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और एक और बात, दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर फिगर्स ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड्स। किसी फिगर की 3 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है, 6 साइड है, 10 साइड है, फर्क ही नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला हर एक फिगर के लिए ट्रू है, हालांकि अगले वाला नहीं होएगा बट ये वाला है। ठीक है। और इसी तरीके से आप हमेशा उसको प्रूव कर पाओगे।
आगे बढ़ते हैं भैया। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 4r। तो ए बी सी क्या है बताता हूँ। एंगल ए के सामने वाली साइड की लंबाई है जी ए, एंगल बी के सामने वाली साइड की लंबाई है मेरे भाई बी, और एंगल सी के सामने वाली साइड की लंबाई है सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस किस को किस किस के बीच में रिलेशन है, ये है ट्रायंगल का एरिया और ट्रायंगल की तीनों साइड का प्रोडक्ट। पिछली बार क्या था सम, अब की बार है ट्रायंगल की तीनों साइड का प्रोडक्ट। सम के बटे में 2 था, प्रोडक्ट के बटे में 4 है, और यहां पर है r, नीचे है r, और ये r क्या है, ये r है बाहर वाले सर्कल का रेडियस। ठीक है मेरे भाई, एरिया इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r। मैं प्रूव करके बता दूंगा बट आपको रटने पड़ेंगे ये। ठीक है भाई, मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको याद करने में आसानी हो, आपको सवाल पकड़ने में भी आसानी होगी। ठीक है, क्लियर है। ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, ये हो गया। अगर बाहर वाला सर्कल हो तो प्रोडक्ट ऑफ साइड बटे में 4 इंटू आर, अंदर वाले में क्या था, एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ साइड बटे में 2 इंटू में आर। ठीक है, तो इसको प्रूव करके दिखाऊं मैं, चलो प्रूव करके दिखाता हूँ, अगले पेज पर दिखाता हूँ। एंगल ए के सामने वाली साइड की लंबाई को मैंने मान लिया है जी ए, एंगल बी के सामने वाली साइड की लंबाई को मैंने मान लिया भाई बी, एंगल सी के सामने वाली साइड की लंबाई को मैंने मान लिया है सी। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए मैं ये चाहता हूं कि आप भी प्रूव करो। इसको प्रूव करने के लिए साइन रूल यूज होएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड साइन रूल। तो मैं पहले ही बता देता हूं, साइन रूल मैंने क्या बताया है कि भैया इस साइड की लंबाई, मतलब जो तीनों साइड की लंबाइयों का रेशियो है वो बराबर होता है उस साइड के सामने वाले एंगल के साइन के, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। और इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए बटे में साइन ए इज इक्वल टू बी बटे में साइन बी, ए बटे में ए के सामने वाले एंगल का साइन, बी बटे में बी है साइड की लंबाई बटे में बी के सामने वाले एंगल का साइन इज इक्वल टू सी बटे में सी है सी के सामने वाले साइड की लंबाई, तो साइड की लंबाई बटे में उसके सामने वाले एंगल का साइन इज इक्वल टू 2r। एक्सटेंडेड में क्यों बोल रहा था, एक्सटेंड कर दिया, इज इक्वल टू 2r। ये रूल यूज होगा। सर ये आप कहां से ले आए, इसको भी प्रूव करके दिखा दूं, पहले इसको प्रूव करके दिखा देता हूं, है ना। चलो अगले पेज पर उसको प्रूव कर लेंगे। तो ये अपना सरकम सेंटर है ओ, तो किन्हीं भी 2 पॉइंट को इससे जोड़ दो, आप बस एंजॉय करते रहो, मजे लो, मूवी चल रही है, मैथ की मूवी। ठीक है, तो बी ओ इज इक्वल टू आर, सी ओ इज इक्वल टू आर। ठीक है सर, तो हमें एक बात पता है कि सेंटर पर बना हुआ एंगल डबल होता है सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल से, अगर सेम आर्क ने बनाया है। तो अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल 2a होगा। हाँ जी सर, ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल 2a होगा। ओके, और ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल भी है, ट्रायंगल ओबीसी। अब बोलोगे जी हाँ सर, यहाँ से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दूँ ऐसे, सपोज ऐसे OD, तो ये वाला एंगल 2a था और ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। हाँ जी सर, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो यहाँ से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप करी है, वो मीडियन भी होएगी। ओके सर, एंगल बाइसेक्टर भी होएगी। तो ये वाला एंगल 2a था, तो 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a। ओके, और हम प्रूव क्या कर रहे हैं, एक्सटेंडेड साइन रूल। तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं साइन की वैल्यू निकाल रहा हूं, किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लो, साइन a इज इक्वल टू इस वाले एंगल का साइन निकाल रहा हूं, और पूरी साइड की लंबाई a है, तो बिकॉज ये मीडियन है, मिड पॉइंट है ये, तो इसकी लंबाई हो जाएगी a/2। तो इस एंगल का साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि हो जाएगा इस एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर a/2 बटे में हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है r, तो साइन a इज इक्वल टू a/2r। तो मैं बोल सकता हूं, अगर इसमें 2r को इधर ऊपर ले आऊं, 2r इज इक्वल टू a/sin a। अगर a/sin a की वैल्यू 2r हो गई तो a/sin a तो इन सब के बराबर है, तो यानी कि ये सब 2r के बराबर है।
ठीक है, साइन रूल एक्सटेंडेड, साइन रूल यूज हो रहा है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, यूज हो सकता है बट बहुत रेयर। अगर मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ ना कि इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, थोड़ी मोटी भी पॉसिबिलिटी तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही रिलेवेंट तो मैं बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो उस थ्योरम को एक बार प्रूव कर ले। ठीक है जी, प्रूव कर लेते हैं, इसी चीज को मैं यूज करूंगा। अब देखो, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ए के सामने ए, और मुझे प्रूव करना है कि अगर ये पॉइंट ओ है तो एरिया है ना, तो इसके लिए मुझे, ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा जी। और एक छोटी सी बात और बताता हूँ, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मुझे दो साइड की लंबाई पता है, मान लो इस साइड की लंबाई ए है, इस साइड की लंबाई सी है, और ये वाला एंगल है थीटा, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ए बी, मान लो इस साइड की लंबाई है बी, हाफ ए बी साइन थीटा। ये भी यूज होएगा, बहुत कुछ यूज हो रहा है, जब मैं देख रहा हूं तो याद आ रहा है। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू, मैंने इस एंगल को कंसिडर कर लिया, ए इंटू सी साइन, इनके बीच में एंगल है बी, तो मैं साइन बी की वैल्यू निकाल कर लेकर आऊंगा कहां से, साइन रूल से, साइन रूल जो एक्सटेंडेड साइन रूल है उससे। साइन बी की वैल्यू क्या होगी, बी ऊपर चला जाएगा तो बी अपॉन टू आर, तो साइन बी की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन टू आर, ये मैं यहां पर पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन फोर आर। दैट्स इट, खत्म हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आज तक एक्सटेंडेड साइन रूल पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट रिलेवेंट बोला जा सकता है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा यूज दिखा दिया मैंने आपको, इसके पीछे ये अपना मोटिव था। ठीक है भाई, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ ये करना है, इन दोनों चीज़ों को रट लो, आप नज़र मार लो एक बार, इस पेज के ऊपर नज़र मार लो और इस पेज के ऊपर नज़र मार लो, सिर्फ ये दो पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, इनको ध्यान में रखो। अब हम बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को अननेसेसरीली बड़ा कर दिया है। ठीक है, इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज ए, the value of its perimeter in radius, circumradius and the average of the length of the medians are respectively ये। क्या क्या बता दिया उसने, उसने आपको बता दिया पेरीमीटर, बता दिया इन रेडियस, बता दिया सरकम रेडियस, और बता दिया एवरेज ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस। लेकिन ट्रायंगल का एरिया और हमें किन किन चीज के बीच में फॉर्मूले पता है, हमें सिर्फ ये बात पता है कि ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू आर उसका इन रेडियस इंटू उसका सेमी पेरीमीटर, ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू उसका प्रोडक्ट ऑफ साइड्स बटे में 4r। तो या तो एरिया और सरकम रेडियस के बीच में रिलेशन होगा, तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ साइड्स चाहिए, या फिर एरिया और इन रेडियस के बीच में रिलेशन होगा, उसके लिए हमें सम ऑफ साइड्स चाहिए। ये सेमी पेरीमीटर है तो पेरीमीटर भी होगा तो काम चल जाएगा, पेरीमीटर होता है ना सम ऑफ साइड्स। तो देखो ये तीन चीजें गिवन है, ट्रायंगल का एरिया उसने दे दिया ए, इन रेडियस दे रखा भाई ने इसके बारे में बता रखा है पी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होएगा। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर बताया है पी, इन रेडियस क्या बताया उसने, पेरीमीटर पहले बताया, इन रेडियस बाद में बताया, ये है इन रेडियस, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर बटे में 2, वो हमसे पूछ रहा है ए रेशियो पी, तो पी को इधर नीचे ले आओ, यानी कि ए बटे पी इज इक्वल टू आर बाई 2। तो ये एग्जामिनर है ना अननेसेसरी, आपको इस क्वेश्चन को देखकर एग्जाम में लगता कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला भैया जो हमसे मिस हो गया है, क्या ही दे रहा है ये बंदा, वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको बस। मतलब भाई ने एवरेज ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस ये भी दे रखा है, जिसका कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, लेकिन ऐसा कम इक्वेशन में होता है, डरना नहीं है। आगे बढ़ जाऊं मैं, ये बताओ,
इफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन दिस रेशियो, ठीक है, द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज दिस, देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। आप इजीली कर लोगे भाई, एक बार ट्राई तो करो यार। देखो उसने क्या बता रखा है, उसने किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो दे दिया। अगर मैं इसको मान लूँ 4a 5a और 6a, ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। और इन रेडियस बोल दिया, तो यानी कि कौन सा, देखो बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं ये वाला यूज होगा या ये वाला, तो मैं उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है वो भी धीरे धीरे सिखाता चलूंगा। इन रेडियस बोल दिया यानी कि इन रेडियस वाला यूज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, मैं यहां पर इंफॉर्मेशन फिल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ट्रायंगल का उसने एरिया बताया नहीं, ओके जी, लेकिन उसने क्या बताया है या क्या पूछा है, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड के ऊपर जो एल्टीट्यूड है उसकी लंबाई बताओ। तो लार्जेस्ट साइड ये है, इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड है उसकी लंबाई बताओ। इसकी लंबाई मैंने मान लिया जी h, यानी कि h की वैल्यू बताओ। एरिया नहीं बताया लेकिन एल्टीट्यूड पूछ ली। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है 6a, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड पूछिए यानी कि h इज इक्वल टू, इन रेडियस क्या है 3, सेमी पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ दी साइड्स डिवाइडेड बाय 2, 6 और 4 10 और 5 15, 15/2a, ठीक है। कर ले भैया, 2 3 6, 3 पर जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, h इज इक्वल टू 15/2, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। इफ द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 3 and 10, ठीक है, इन रेडियस भी बता दिया, सर्कम रेडियस भी बता दिया रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया बताओ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात चल रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैं रिवाइज करवा दूं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो भैया इसका इन रेडियस होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बटे 2, इसका सर्कम रेडियस, बाहर वाले सर्कल का रेडियस होता है हाइपोटेन्यूज का हाफ, इसके बाहर सर्कल बनाओगे तो क्या होएगा, ये डायमीटर बनेगा, तो हाइपोटेन्यूज डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई 2, और इसकी अगर मीडियन बनाओगे यहाँ से, मीडियन इसके मिड पॉइंट पर जाएगी और ये तीनों बराबर होती हैं, तो इसकी लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट मीडियम, सॉरी लार्जेस्ट साइड पर स्मॉलेस्ट मीडियम बनती है, पहले बता चुका हूँ, स्मॉलेस्ट मीडियम की लंबाई भी है h/2। अब करो, तो देखो भाई इन रेडियस है r इज इक्वल टू 3, ठीक है भैया, सर्कम रेडियस बता दिया उसने दूसरा, सर्कम रेडियस इज इक्वल टू 10, ठीक है। इससे मुझे क्या पता लग जाता है, मुझे हाइपोटेन्यूज पता लग जाता है 20। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं इनमें से कोई एक चीज़ यूज़ करूंगा, या तो मैं यूज़ करूंगा a इज इक्वल टू r इंटू एस, या मैं यूज़ करूंगा ये वाला। सोचो मैं कौन सा यूज़ कर सकता हूँ, क्या ये मेरे पास है, ये तो मेरे पास है, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सर्कम रेडियस है, ये तो आपके पास है, बट आप ये नहीं निकाल पाओगे, इसमें ये नहीं निकाल पाओगे प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, बट ये निकाल सकते हो, आपको एक फॉर्मूला बताया था। सोचो, हिंट दे देता हूं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस आर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज प्लस आर। हाइपोटेन्यूज के अंदर सिर्फ एक्स और वाई होता है, ये 2 टुकड़े, टोटल 6 टुकड़े होते हैं, उनमें से 2-2 टुकड़ों के जोड़े होते हैं, उनमें से एक टुकड़ा होता है एक्स, बाकी एक टुकड़ा होता है आर, बाकी के 2 टुकड़े होते हैं एक्स और वाई जिनसे मिलकर हाइपोटेन्यूज बनता है, और एस के अंदर ये तीनों टुकड़े एक एक बार होते हैं, तो एस के अंदर 3 टुकड़े होते हैं, हाइपोटेन्यूज में 2 टुकड़े होते हैं और एक टुकड़ा होता है आर।
आपको बता रखा है ये। तो एस इज इक्वल टू एच प्लस आर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है भैया 20, इसका डबल है, और आर की वैल्यू क्या है भैया 3, तो ये क्या हो गया 23। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आर इज इक्वल टू 3, एस इज इक्वल टू 23, 23 थी 69। कॉम्प्लिकेटेड लगा? ऐसे ही और क्वेश्चन करवा दूं, फिर दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा इन क्वेश्चन को लेकर। बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज आया हुआ। ठीक है जी। इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इन रेडियस है भैया 3, सरकम रेडियस है भैया 12.5, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा सरकम रेडियस का डबल, इसका डबल यानी कि 25। और मैंने आपको क्या बताया, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू एच प्लस आर। तो हाइपोटेन्यूज है 25, सेमी पेरीमीटर है 3, तो 25 और 3 28। और भाई ने हमसे पूछा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 3, एस इज इक्वल टू 28, 28 3 84। ठीक है, इससे छोटा तरीका यू वॉन्ट गेट इस क्वेश्चन का। और पता नहीं किसी ने ऐसे करवा भी नहीं रखा, क्यों नहीं करवा रखा, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे, वो अननेसेसरी लंबा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। एक आधे और क्वेश्चन करना चाहोगे? अभी भी उतना मज़ा आया नहीं होगा, आप कंफर्टेबल नहीं हुए होगे। ये लो एक और करो। दी सेमी पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 40, तो सेमी पेरीमीटर हो गया भैया 40 राइट एंगल ट्रायंगल का। और ये चीज़ें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लागू हैं, पता है ना, ये सारी राइट एंगल ट्रायंगल हैं। कौन सी चीज़ें? ये एस इज इक्वल टू एच प्लस आर, ये हाइपोटेन्यूज इज ट्वाइस ऑफ, हाइपोटेन्यूज तो होता ही राइट एंगल ट्रायंगल में है ना। हाँ जी, एस इज इक्वल टू 40। शॉर्टेस्ट मीडियन, तो जो शॉर्टेस्ट मीडियन होएगी दैट विल बी ऑन लार्जेस्ट साइड, वो लार्जेस्ट साइड के ऊपर होएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में शॉर्टेस्ट मीडियन होएगी जो 90 डिग्री के एंगल से गई है। लार्जेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूज होता है ना, और ये हाइपोटेन्यूज का हाफ है, ये हाइपोटेन्यूज का हाफ है, तो शॉर्टेस्ट मीडियन होती है हाइपोटेन्यूज की हाफ। ठीक है जी। ठीक है जी। एंड द शॉर्टेस्ट मीडियन, तो शॉर्टेस्ट मीडियन यानी कि इज इक्वल टू एच बाई 2 इज इक्वल टू 17, तो इट इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू 34। और जो शॉर्टेस्ट मीडियन है वही बराबर होती है सरकम रेडियस की, अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है सर, तो मेरे पास एच है, एस है, एच है, तो मैं आर निकाल लूंगा। मुझे पता है एच और आर इन दोनों को मिलाकर ही तो एस बनता है, इन दोनों को जोड़ने से। एस का मतलब है सम, मतलब आप अगर इसको इजीली रटना चाहें तो ऐसे रट लो, एस से ही सम बनता है, यानी कि एस ही वो चीज़ है जो इनके सम से बनती है। ठीक, ऐसे भी आप रट सकते हो। ठीक है जी। तो एस यानी कि 40 माइनस 34 यानी कि 6। और भाई ने क्या पूछा है? भाई ने पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच हैज द लार्जेस्ट मीडियन एज इट्स लॉन्गेस्ट साइड। उस ट्रायंगल का एरिया क्या होएगा जिसकी लॉन्गेस्ट साइड लार्जेस्ट मीडियन है। तो देखो मेरे भाई, ये वाली ट्रायंगल है, मैं मान लेता हूं कि ये वाली साइड लार्जेस्ट है, और ये वाली साइड, सॉरी, सबसे लार्जेस्ट साइड ये वाली ही होगी, हाइपोटेन्यूज ही होगी। हमें देखनी है लार्जेस्ट मीडियन, तो लार्जेस्ट मीडियन बनेगी सबसे छोटी साइड के खिलाफ। तो मैं मान लेता हूं ये सबसे छोटी साइड है। सर अगर ये सबसे छोटी हुई तो एक बार सुनो, तो मान लो ये सबसे छोटी साइड है, तो इसके ऊपर जो मीडियन बनेगी वो लार्जेस्ट बनेगी। हाँ जी सर। तो उस ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसमें ये लार्जेस्ट मीडियन है, ये हाइपोटेन्यूज बनी है, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया। तो भैया मीडियन तो हमेशा एरिया को बाइसेक्ट करती है। हाँ जी सर। तो चाहे लार्जेस्ट वाली मीडियन हाइपोटेन्यूज हो या स्मॉलेस्ट वाली मीडियन हाइपोटेन्यूज हो, आधा ही एरिया हिस्से में आएगा, आधा ही एरिया हिस्से में आएगा। ये एरिया हाफ होएगा, ये एरिया हाफ होएगा,
ठीक है, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल के हाफ करना है। ठीक है, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पूरी ट्रायंगल का एरिया होगा आर इंटू एस। तो दैट इज आर कितना है 6, एस कितना है 40। ठीक है, इज इक्वल टू 240। बस इसका हाफ करना है 120, क्योंकि लार्जेस्ट मीडियन, क्योंकि मीडियन जो बाइसेक्ट करती है एरिया को, तो लार्जेस्ट मीडियन एज ए हाइपोटेन्यूज मान लो, स्मॉलेस्ट मीडियन एज ए हाइपोटेन्यूज मान लो, कोई भी मान लो कि भैया ऐसी ट्रायंगल बताओ कि स्मॉलेस्ट मीडियन है यहाँ पर और इस ट्रायंगल का एरिया आधा ही होएगा। वैसे स्मॉलेस्ट मीडियन तो हाइपोटेन्यूज बनेगी भी नहीं, स्मॉलेस्ट मीडियन 90 डिग्री के एंगल से ही निकलेगी, तो 90 डिग्री के अपोजिट आ ही नहीं सकती। या तो स्मॉलेस्ट मीडियन के अलावा वाली दोनों मीडियन बन सकती हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी भी 2 क्वेश्चन और दूंगा HW के लिए ताकि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बस जाए। ये बताओ भैया, उत्तर इसका मार्क कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन है ये वाला, और बताओ, इसका भी उत्तर मार्क कर रहा हूं। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, बताओ, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विद एरिया दिस एंड पेरीमीटर, तो उसने पेरीमीटर बता दिया, यानी कि सम ऑफ साइड हो गया अपने पास, एरिया उसने बता दिया भैया, और उसने रेशियो बता दिया साइड्स का। तो साइड्स का अगर उसने रेशियो बता दिया, लेकिन उसने सरकम रेडियस पूछ लिया, तो यहां से मुझे पता चल गया कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देखूंगा यार। तो उसने पेरीमीटर बता दिया और ये रेशियो है साइड्स का, तो इसका यहां से सम क्या है, यहां से सम है रेशियो है ना, और इन्हीं तीनों साइड का सम ये है, तो रेशियो में सम क्या है, 2 और 1 3 और 1 4, 7 और 1 8, 48। तो 48 से डबल है ये, रेशियो में जो वैल्यूज है उनसे डबल है रियल वैल्यूज, तो साइड की रियल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, साइड की रियल वैल्यूज हो जाएंगी ये 20, 34 और 42। ठीक है सर, और वो सरकम रेडियस पूछ रहा है, मुझे एक्चुअल में तीनों साइड मिल गई, तो मेरा दिल करे तो इनका सम निकालूं, मेरा दिल करे तो इनका प्रोडक्ट निकालूं, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। उसने पूछा क्या है, उसने सरकम रेडियस पूछा है, तो इसका फॉर्मूला यूज करता हूं भाई मैं, एरिया इज इक्वल टू ABC अपॉन 4R। एरिया भाई साहब ने दे दिया है, अगर वो यहाँ पर एरिया ना भी देता तो मैं निकाल लेता। कैसे सर, ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, हीरोन्स फॉर्मूला लगता है, आगे पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन 2D में। ठीक है, तो एरिया उसने बता दिया 336 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड्स डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर, आर की वैल्यू निकालनी है। 4 8 32, 4 चौके 16, 4 5 20, 42 दूनी 84, 2 से इसको भेज दूंगा 17 पर, आर इधर ऊपर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 85/4, यानी कि 21 1/4। ठीक है, तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही। ठीक है, एनफ हो गया एक वीडियो के लिए इतना कंटेंट, बाकी इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे हम, इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे हम अपना। ठीक है, ये जब कंसेप्ट हो जाएगा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपना ट्रायंगल जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ा टॉपिक खत्म हो जाएगा अपने पूरे मैथ का, फिर जल्दी ही अपना प्लेन ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा 10 वीडियो के अंदर उसके बाद अंदाज। ठीक है, दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई, बाय बाय।